हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहां पर आप सभी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। और आज की क्लास है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और ये इस बुक का लेक्चर नंबर 33 है। इससे पहले आपके 32 लेक्चर हो चुके हैं जो आपके प्लेलिस्ट में एडेड है, आप वहां से देख सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, इसमें हम चैप्टर 4 यानी कि यूनिट 4 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में लास्ट टाइम पर हमने इसमें मॉलिक्यूलर वेलोसिटी के बारे में बात की थी। मॉलिक्यूलर वेलोसिटी क्या है और फॉर्मूले क्या क्या थे उनके, और उस पर न्यूमेरिकल किस तरह से आते हैं, उनके बारे में हमने इसमें डिस्कस किया था। आज हम आपके लिए कुछ और छोटे छोटे काफी सारे टॉपिक्स लेकर आए हैं, जैसे आपका कॉलिजन नंबर है, कॉलिजन डायामीटर है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है, मीन फ्री पाथ है। ये सारे टॉपिक्स हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। लेकिन इन तीनों टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम इसमें आपको बताने वाले हैं दो कॉमन सी बातें। कॉमन सी चीज क्या है वो, एक है आपका एक्सपेंसिविटी और एक है कंप्रेसिबिलिटी। एक एक्सपेंसिविटी एंड कंप्रेसिबिलिटी ये हम इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कंप्रेसिबिलिटी और एक्सपेंसिविटी क्या है, बहुत छोटी सी चीज है, आप सभी जानते भी हैं। तो देखो, मैं आपको समझाती हूँ एक छोटी सी चीज के थ्रू। जैसे हमने क्या लिया, कोई भी एक कंटेनर लिया, ये हमारा कोई भी हो गया पात्र जिसको हम बोलते हैं। तो इस पात्र में हमने क्या किया, इस पात्र में हमने भर दिया कोई भी चीज, यानी कि हमने भर दिया इसमें, मान लीजिए हमने इसमें लिक्विड भर दिया है, लिक्विड भर दिया है यहाँ पर हमने। तो हम क्या करेंगे, नीचे से क्या करेंगे, इस कंटेनर को हीट प्रोवाइड कराएंगे। ये थोड़ी सी हमने यहाँ पर क्या कर दी है, थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करा दी, आग जला दी हमने यहाँ से। अब देखिए यहाँ से, जब हम किसी भी लिक्विड को या फिर गैस को, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, गैस के बारे में बात कर रहे हैं फिलहाल, तो गैस के बारे में बात करते हैं। जब हम कोई भी कंटेनर में जो गैस भरी हुई है, उस गैस को अगर हम क्या कर दें, उस गैस को अगर हम हीट प्रोवाइड कराएं, यानी कि टेम्परेचर को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो गैस का क्या होने लगता है, एक्सपेंशन होने लगता है, गैस का विस्तार होने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे हम क्या करें, जैसे हम गैस मॉलिक्यूल्स को अगर हम किसी कंटेनर में भर के गैस को और उसको हम हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दें, तो गैस क्या होने लगती है, इधर उधर फैलने लगती है और वो कंटेनर से बाहर आने के लिए कोशिश करती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, गैस का विस्तार होता है। देखो, टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सपेंशन एक्चुअली होता किस तरह से, मैं ये चीज आपको बताने वाली हूँ। तो देखो, जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इस टाइम पर हमारे जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनर्जी को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो वे एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो उनके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, जो गतिज ऊर्जा कही जाती है, वो गतिज ऊर्जा इंक्रीज हो जाती है। जब उनके अंदर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी तो वे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इधर उधर यानी कि रैंडम मोशन में अपनी मर्जी की दिशा में गति करेंगे, और वो भी तेजी से क्या करेंगे, स्पीडली मोशन करेंगे, और इसी कारण गैस क्या होने लगती है, एक्सपेंड होने लगती है। क्लियर है। अब देखिए, जैसे गैस एक्सपेंड होती है, ठीक उसी तरह से गैस क्या होती है, कंप्रेस भी होती है। अब इसके लिए हम दो यहाँ पर एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करेंगे, या कह सकते हैं हम यहाँ पर कुछ कोफिशिएंट निकालेंगे जिनकी वैल्यू हम आपको बताएंगे। इनकी जो जरूरत होती है, न्यूमेरिकल्स में इनकी जरूरत होती है, ज्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं है। तो इसमें आखिर होता किस तरह से, एक्सपेंशन और कंप्रेसिबिलिटी आपने समझ ली है। एक्सपेंशन होता क्या है, कंप्रेसिबिलिटी होती क्या है। अगर आप ये फिर भी लिखना चाहते हैं तो हम इसमें आपको लिखा देते हैं। तो चलिए, आप अपना टॉपिक डालिए इसमें, एक्सपेंशन एंड कंप्रेसिबिलिटी। एक्सपेंशन एंड कंप्रेसिबिलिटी, इसमें आप टॉपिक डालेंगे और उसके अंदर लिखेंगे लिक्विड्स नहीं, इसमें हम लिखेंगे फ्लूइड्स। क्या लिखेंगे, फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में क्या आते हैं, फ्लूइड्स में गैस और लिक्विड दोनों आ जाते हैं, फ्लूइड्स में गैस और लिक्विड दोनों आ जाते हैं। लिखिए इसमें फ्लूइड्स, दैट इज क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख लो, गैसेस एंड लिक्विड्स।
गैसेस कोमा लिक्विड्स, कोमा लिक्विड्स, गैसेस कोमा लिक्विड्स। फ्लूइड्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग, एक्सपेंड ब्रैकेट बंद करके लिखिएगा, एक्सपेंड फ्लूइड्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग, गर्म करने पर क्या होते हैं, हीट होते हैं, नहीं हीट होने पर क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं, गर्म करने पर एक्सपेंड होते हैं, हीट करने पर एक्सपेंड होते हैं, जिसमें से जो एक्सपेंशन होता है गैस का वो ज्यादा होता है लिक्विड्स की कंपैरिजन में, जो गैस का एक्सपेंशन होता है वो ज्यादा होता है लिक्विड्स की कंपैरिजन में। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाऊं, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ के जो आप घर पे एक्सपेरिमेंट आसानी से कर भी सकते हो, वो एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता रही हूँ। आप क्या करेंगे, कोई भी लिक्विड लेना, जैसे पानी ही ले लेना और उसे किसी भी बर्तन में करके उसको गैस पर रख देना, यानी कि उसको हीट प्रोवाइड कराना। तो उससे क्या होगा, लिक्विड जब टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा तो लिक्विड में क्या होने लगता है, एक्सपेंशन होने लगता है। ये चीज बिल्कुल क्लियर है। तो हम क्या कह सकते हैं, उसके मॉलिक्यूल ज्यादा फैलने लगते हैं। जब हम क्या करते हैं, जब वो जो लिक्विड है मान लो पूरी तरह से गैस में कन्वर्ट हो गया, पूरी तरह से गैस में कन्वर्ट हो गया, फिर हम क्या करते हैं, फिर भी हम उसको हीट प्रोवाइड करा रहे हैं तो गैस का एक्सपेंशन और ज्यादा होता है। या फिर मैं कहूं कि अगर किसी भी बर्तन को हम क्या करें, मान लीजिए लिक्विड को हमने ओपन कंटेनर में गर्म कर दिया, वो वहां से क्या हो रहा है, साथ साथ गैस में भी कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन वही हम क्या कर दें, बर्तन में तो ओपन कंटेनर ले लिया हमने, लेकिन हम मान लीजिए क्या कर रहे हैं, ये पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बंद रूम में, तो वो गैस क्या होने लगती है, पूरे रूम में फैल जाती है। तो हम क्या कहेंगे कि लिक्विड का एक्सपेंशन कम होता है, गैस का एक्सपेंशन ज्यादा होता है। लिखिए इसमें आगे, थ्रू the expansion of gas, expansion of gases, expansion of gases is much more than that of liquids, is much more than 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 that of liquids, ये चीज क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन और कंप्रेसिबिलिटी दोनों के लिए क्या करेंगे, एक फैक्टर निकालेंगे। लिखिए इसमें, द वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम, आगे लिखिए फुल स्टॉप लगाकर, द वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम विद टेम्परेचर, द वेरिएशन of volume with temperature, volume V with temperature T, with temperature T, keeping pressure constant, कोमा लगाकर लिखिएगा, keeping, इसका मतलब भी मैं आपको समझाऊंगी, पहले हम लिख लेते हैं थोड़ा। कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, कीपिंग प्रेशर P कांस्टेंट, प्रेशर P कांस्टेंट, कीपिंग प्रेशर P कांस्टेंट, कोमा लगाकर लिखिए, इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ, is called the coefficient of thermal expansion, या एक्सपेंसिविटी, थर्मल एक्सपेंशन या एक्सपेंसिविटी लिख लेते हैं, एक्सपेंसिविटी VITY, एक्सपेंसिविटी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर हम क्या करें किसी भी फ्लूइड के लिए, ये भी इसमें लिख लो, ऑफ द फ्लूइड, ये भी ऐड कर लो इसमें, एक्सपेंसिविटी ऑफ द फ्लूइड, कोई भी लिक्विड आ सकता है, गैस भी आ सकता है। आगे लिखिए इसमें,
जिसको हम एक्सपेंसिविटी, थर्मल एक्सपेंसिविटी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अल्फा जो है वो किसके इक्वल आ सकता है, देखो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम वेरिएशन दिखा रहे हैं वॉल्यूम में टेम्परेचर के साथ, अगर हम वॉल्यूम में टेम्परेचर के साथ एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं, वेरिएशन दिखा रहे हैं जिसमें कि हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, तब जो आपकी थर्मल एक्सपेंसिविटी आएगी, थर्मल एक्सपेंसिविटी आएगी। थर्मल एक्सपेंसिविटी क्यों आ रही है, क्योंकि आपकी यहाँ पर टेम्परेचर कैसा है, टेम्परेचर में वेरिएशन आ रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, सिर्फ प्रेशर कांस्टेंट है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, ये इक्वल आ जाएगी 1/V डेल्टा V अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। ये आपके फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इसमें आपका इसका डेरिवेशन नहीं दिया है, प्रूफ इसमें आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसमें सिर्फ फॉर्मूले दिए हैं, ठीक है। ठीक इसी तरह से हम कंप्रेसिबिलिटी के लिए भी निकाल सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी के लिए कैसे निकालते हैं, देखो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। जब हम किसी भी चीज का कंप्रेशन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, कंप्रेशन निकालने के लिए हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, कंप्रेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, ऐसे ही निकलेगा। सिमिलरली आगे लिखेंगे, सिमिलरली द वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम विद प्रेशर, द वेरिएशन कोमा लगाकर लिखिएगा इसमें आगे, द वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम विद प्रेशर, इसमें वेरिएशन किसके साथ दिखाया जा रहा है, किसका किसके साथ, वॉल्यूम का वेरिएशन प्रेशर के साथ। अभी हम इसमें थोड़ा सा लॉजिक भी लगाएंगे, अभी हम बताएंगे आगे। आगे लिखिए कोमा लगा के फिर से, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, तब वो इज कॉल्ड the coefficient of isothermal compressibility is called, कोमा लगाकर लिखेंगे, is called the coefficient of isothermal, is called the coefficient of आइसोथर्मल। अब आइसोथर्मल क्यों लगाया, क्योंकि हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है। आइसोथर्मल, कोफिशिएंट ऑफ आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, K से रिप्रेजेंट करते हैं। और कंप्रेसिबिलिटी किसके लिए निकाल रहे हैं, हम फ्लूइड के लिए निकाल रहे हैं, ऑफ द फ्लूइड। और कंप्रेसिबिलिटी किसके इक्वल होती है, K किसके इक्वल होएगी, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम K के लिए वैल्यू निकालते हैं। पूरा नोट डाउन करिए आप प्रॉपरली, अच्छे तरीके से। आगे देखिए, इसमें यहां से हम रफ कर रहे हैं ऊपर से थोड़ा, ताकि आपका फॉर्मूला यहाँ पर लिख सकें हम। तो देखिए कंप्रेसिबिलिटी जो निकालेंगे हम, वो निकालेंगे किस पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। और कंप्रेसिबिलिटी जो आती है वो आती है माइनस में, तो यहाँ पर आएगा -1/V डेल्टा V अपॉन क्या दिया हुआ है, डेल्टा P और कांस्टेंट टेम्परेचर। ये होता है आपका कंप्रेसिबिलिटी। और यहाँ पर माइनस साइन क्यों आ रहा है, किसी के पास इसका रीजन है कि यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव क्यों लिया है हमने? मैं आपको इसका रीजन बिल्कुल अच्छे से बताऊंगी, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो, इसका रीजन आता है आपका बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ क्या कहता है आपको पता होना चाहिए। बॉयल्स लॉ ये कहता है कि आपके जो प्रेशर और वॉल्यूम होते हैं एक दूसरे पर इनवर्सली डिपेंड करते हैं, यानी कि V इनवर्सली डिपेंड करेगा प्रेशर पर। आप ध्यान से सुनिएगा इसमें। अब देखो, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। ठीक वैसे ही अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे
तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मैंने आपको बुक में इसका एग्जांपल भी दिखाया था, ठीक है। तो देखो इसमें अगर वॉल्यूम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हम कहना चाह रहे हैं कि अगर हम गैस का प्रेशर को कम करेंगे, गैस के प्रेशर को कम करेंगे तो वॉल्यूम फैल जाएगा। देखिए अगर हम गैस के प्रेशर को कम करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर वॉल्यूम को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम, अगर प्रेशर ज्यादा तो वॉल्यूम कम। तो यही चीज, यही डिक्रीज और इंक्रीज वाली चीज दिखाने के लिए ये जो क्वांटिटी आती है ये माइनस में आती है। क्लियर है? ठीक इसी वजह से कि आपका जो वॉल्यूम और प्रेशर होता है एक दूसरे पर इनवर्सली डिपेंड करता है। यहाँ पर दोनों फैक्टर कैसे हैं, वेरिएबल है, तो इसी कारण ये क्वांटिटी कैसे ली जाती है, नेगेटिव ली जाती है। क्लियर है? ये थे आपके कंप्रेसिबिलिटी और एक्सपेंसिविटी। अब आप क्या करेंगे, इनका स्क्रीनशॉट लेंगे और अगर आप नेगेटिव वाला ये लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज करने पर प्रेशर डिक्रीज होता है, जिस कारण ये जो क्वांटिटी है ये डेल्टा V अपॉन डेल्टा P ये हमारी नेगेटिव में ली गई है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पर जो कोलिजन डायामीटर है। कोलिजन डायामीटर क्या होता है, ठीक है, ये बताऊंगी। पहले अगर नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब देखिए कोलिजन डायामीटर मैं आपको बताने वाली हूँ। कोलिजन डायामीटर समझने से पहले आपको समझ में आना चाहिए कोलिजन क्या होता है। कोलिजन क्या होता है? कोलिजन होता है आपका टक्कर। टक्कर कैसे होती है? टक्कर होने के लिए जरूरी है कि वहां पर क्या होनी चाहिए, कोई भी दो चीज होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं। अब इन दोनों के आपस में क्या हो रही है, ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों के बीच क्या हो रही है, टक्कर हो रही है। अब देखिए कोलिजन डायामीटर क्या होता है। कोलिजन डायामीटर क्या होता है, ये हो गया आपका टॉपिक, डाल लेते हैं कोलिजन डायामीटर। डायामीटर, ठीक है। अब देखो कोलिजन डायामीटर, यहां पर हमने क्या लिए, यहां पर हमने लिए कोई भी दो मॉलिक्यूल, ये ले लिया हमने दो मॉलिक्यूल। मान लीजिए ये दो मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे की तरफ बहुत स्पीड से आ रहे हैं, बहुत स्पीड से भी नहीं, चलो मान लो स्पीड से आ रहे हैं, कुछ मोशन कर रहे हैं, कुछ स्पीड है इनकी। अब जब ये मॉलिक्यूल्स जो हैं आप एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और इन मॉलिक्यूल का क्या होगा, अपना एक सेंटर पॉइंट होगा। जैसे इसका सेंटर पॉइंट ये हो गया, इसका सेंटर पॉइंट ये हो गया। जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो आपस में टकराने के बाद, आपस में टकराने के बाद इन दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी जो होती है ये कहा जाता है कोलिजन डायामीटर। समझ में आ गई बात? दो मॉलिक्यूल्स के बीच जब कोलिजन होता है, टक्कर होती है, तो उन दोनों मॉलिक्यूल्स के सेंटर के बीच की, केंद्र के बीच की दूरी को कहते हैं कोलिजन डायामीटर। और इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल r से कर सकते हो या फिर d से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? बिल्कुल यही छोटी सी चीज है कि जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते हैं उनके सेंटर के बीच की दूरी कोलिजन डायामीटर कही जाती है। लिखेंगे इसमें ये, इट कैन बी डिफाइंड एज, it can be defined as the distance between, it can be defined as, it can be defined as the distance, as the distance, as the distance between, as the distance between, as the distance between center of two colliding molecules, between centers of two colliding molecules, centers of two colliding molecules, centers of two colliding molecules, two colliding molecules taking part in a collision, colliding molecules taking part
इन अ कोलिजन, इन अ कोलिजन। अब देखो ये जो लाइन हमने इसमें ऐड की है, इसका मतलब क्या है? टेकिंग पार्ट इन अ कोलिजन एट द टाइम, ठीक है। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या है, टेकिंग पार्ट इन अ कोलिजन। अब देखो जो ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस किसका डिस्टेंस होना चाहिए? सेंटर के बीच का तो डिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन वो उन दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए दो जो कोलिजन में यानी कि टक्कर, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे एक मॉलिक्यूल ये ले लिया, एक ये ले लिया, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस मान लिया, ये कोलिजन डायमीटर नहीं कहा जाएगा। कोलिजन डायमीटर सिर्फ उनके लिए कहा जाएगा जो आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कोलिजन नंबर क्या होता है। कोलिजन नंबर क्या होता है, इन सारी चीजों की जरूरत है। मीन फ्री पाथ, कोलिजन नंबर, कोलिजन डायमीटर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इन सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, नोट करिए। अब इसके बाद है आपका कोलिजन नंबर। अगर आपने नोट कर लिया तो आगे लिखिए इसमें कोलिजन नंबर, ठीक है। कोलिजन नंबर क्या होता है? एक तरह से ये होता है टकराने के नंबर, एक मॉलिक्यूल कितना टकराता है, इस तरह से बता सकते हैं हम कोलिजन नंबर को। कितना टकराने से मतलब है एक टाइम में, एक फिक्स टाइम में, एक फिक्स एरिया के लिए कितनी टक्कर वो करेगा। आगे है आपका कोलिजन नंबर, नेक्स्ट हेडिंग डालिए कोलिजन नंबर, ठीक है। अब देखो कोलिजन नंबर क्या होता है। कोलिजन नंबर जो है एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से फाइंड आउट किया जाता है। एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया गया है, वो लिखते हैं। इन अ गैस, लिखिए इसमें पहले, इन अ गैस, किसी भी गैस में, किसी भी गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इन अ गैस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स with which number of molecules with which जो आपस में क्या कर रहे हो, सिंगल मॉलिक्यूल, with which a single molecule colliding per unit time, with which a single molecule, with which a single molecule, single molecule, single molecule collide per unit time, collide per unit time, per unit time is given by, is given by, is given by under root 2 pi, under root 2 pi d square c, under root 2 pi d square c, और यहां पर आएगा इनटू में रो। ये क्या है, ये क्या है, यहां पर ये सारी चीजें हैं क्या, देखो मैं आपको बताती हूँ। 2 है आपका कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट है, डी क्या है आपका डायमीटर है, और सी क्या है एवरेज वेलोसिटी है, और ये रो क्या है, यहाँ पर रो है आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। लिख लो इसमें आगे, वेयर अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। वेयर सी क्या है एवरेज वेलोसिटी, ये तो लिखाने की जरूरत नहीं है, लिख लो चलो। सी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, और रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ गैस, वॉल्यूम ऑफ अ गैस। देखो मतलब क्या है इसका, कोलिजन नंबर मैं समझाती हूँ। किसी भी गैस में वे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो आपके सिंगल मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करते हैं किसी फिक्स टाइम पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, वो आपका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से शो किया जाता है जो होता है अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर सी इंटू रो, जिसमें आपकी सी क्या है मॉलिक्यूलर वेलोसिटी है, सी क्या है वेलोसिटी एवरेज है,
और एवरेज वेलोसिटी, और रो है आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ गैस, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम के लिए, एक इकाई वॉल्यूम के लिए जो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गैस के लिए गए हैं वो होता है। अब ये जो आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये आपका कहा जाता है कोलिजन नंबर। किसी भी सिंगल मॉलिक्यूल के द्वारा, किसी भी सिंगल मॉलिक्यूल के द्वारा टकराने के लिए जो सफर किया गया है, यानी कि टकराने के लिए जो टाइम ट्रेवल किया गया है या फिर एक डिस्टेंस तय किया गया है, वो आपका क्या कहा जाता है, कोलिजन नंबर कहा जाता है। या फिर एक और इजी भाषा में मैं आपको समझाने को कहूं तो इजी लैंग्वेज में हम ये कहेंगे, एक मॉलिक्यूल एक फिक्स टाइम में एक फिक्स वॉल्यूम के लिए एक सिंगल मॉलिक्यूल कितने नंबर टकराएगा। ठीक है, लिख लीजिए इसमें, दिस एक्सप्रेशन गिव्स, दिस एक्सप्रेशन, अभी ये आधा है कोलिजन नंबर, ठीक है, पूरा करेंगे इसको। दिस एक्सप्रेशन गिव्स, this expression gives the number of, this expression gives the number of collision suffered by, this expression gives the number of collision, the number of collision suffered by, suffered by, number of collision suffered by a single molecule, by a single molecule per unit time, per unit volume, per unit time, per unit volume of a gas, volume of a gas, of a gas. This is known as collision number. This is known as collision number, known as collision number, collision number। क्लियर? तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कोलिजन नंबर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Z1 से। अब देखो Z1 से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका रीजन आपको अभी पता चलेगा। किसके इक्वल आएगा ये, √2 पाई d स्क्वायर C इंटू रो। क्लियर? अब देखो हम एक चीज जानते हैं कि किसी भी कोलिजन के लिए सिंगल मॉलिक्यूल होना पॉसिबल कंडीशन नहीं है, या मैं कहूं कि मैंने ये एक ऑब्जेक्ट ले लिया और इसको हम कोलिजन नंबर बताना है, जब तक इसके साथ कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो यहाँ पर कोलिजन नंबर कैसे निकल कर आ सकता है। कोलिजन का मतलब ही क्या होता है, टकराना। टकराने का मतलब क्या होता है, दो वस्तुएं एक दूसरे से टकरा गई, या मैं कहूं कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये आपस में टकरा गए। तो टकराने के लिए दो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि कोलिजन के लिए 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की हमें जरूरत होती है। तो कोलिजन नंबर किसके लिए निकलता है, 2 मॉलिक्यूल्स के लिए निकलता है। लिखेंगे इसमें आगे, ईच कोलिजन, नेक्स्ट लाइन से लिखेगा, ईच कोलिजन इन्वॉल्व्स, ईच कोलिजन इन्वॉल्व्स 2 molecules, involves 2 molecules, involves 2 molecules। thus आगे लिखिए, then the collision number, then the collision number, then collision number तो कितना आ जाएगा। अब देखिए एक मॉलिक्यूल के लिए हमने Z1 लिखा, अब आप सोच रहे होंगे 2 मॉलिक्यूल के लिए Z2। हम कैसे करते हैं, 2 मॉलिक्यूल के लिए हम लिखते हैं Z22 लिखते हैं, 2 नहीं Z11 लिखते हैं। अब देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, सिंगल मॉलिक्यूल के लिए इतना निकल कर आ गया, मैं आपको बता रही हूँ आप किस तरह से सोच रहे होंगे। दूसरे मॉलिक्यूल के लिए भी आप क्या करोगे, दूसरे मॉलिक्यूल के लिए भी इतना होगा, तो आप इन दोनों को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, जहां आप बिल्कुल बहुत बड़ी गलती करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स के लिए निकालने के लिए हम इस मैथमेटिकल कंपोज एक्सप्रेशन को 2 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर आता है पाई d स्क्वायर और यहाँ पर आता है आपका क्या आएगा, c। इतनी चीज तो रहती है आपकी सेम। अब यहाँ पर आएगा आपका रो के लिए भी स्क्वायर हो जाएगा। रो के लिए स्क्वायर क्यों होगा, देखो हमने रो क्या बताया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो यहाँ पर हमारे कितने लिए हुए हैं, 2 मॉलिक्यूल लिए हुए हैं, तो यहाँ पर इनके लिए कितना आएगा,
यहाँ पर इनके लिए स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो 1/√2 आ जाएगा। मैथ वाले बच्चे बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे क्यों आएगा। तो देखो यहाँ पर इनको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से बनता है ये 1/√2, √2 यहाँ पर √2 है, एक से कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 बच जाएगा। ये आ गया 1/√2, यहाँ पर आ गया पाई डी स्क्वायर सी और यहाँ पर आ गया रो स्क्वायर। ये आ गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन कोलिजन नंबर के लिए। इसे भी कोई इक्वेशन मान लो, इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2 मान लो। क्लियर है? ये आ गया आपका कोलिजन नंबर, नोट करिए। अब इसके बाद है आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी, नोट करिए पहले इसे। देखिए अब यहाँ से आगे है मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी, ये था आपका मॉलिक्यूलर नंबर। अब इसके बाद मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी वो मॉलिक्यूलर कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन अकरिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस। मतलब क्या है इसका कि एक फिक्स टाइम पर फिक्स वॉल्यूम के लिए जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके क्या कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं। जिस फ्रीक्वेंसी से कोलिजन कर रहे हैं वो कही जाती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? और इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं जो आपकी क्या कही जाती है, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, हमने यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लिए। अब यहाँ पर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको हम फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूले से। यहाँ पर हम फॉर्मूला पढ़कर आए हैं, क्या है आपका, यहाँ से आपका फॉर्मूला है Z11 इज इक्वल टू क्या है 1/√2 पाई डी स्क्वायर सी। अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर आपका रो लिया था जो एक मॉलिक्यूलर डेंसिटी है। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूलर डेंसिटी लेंगे। जैसे हम फर्स्ट मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर डेंसिटी रो 1 ले लेते हैं, दूसरे की रो 2 ले लेते हैं। ये आ गई आपकी यहाँ से मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी। वही हम इसको और भी अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर जो डेंसिटी है ये इसको रिमूव करूंगी। रिमूव कैसे करेंगे, अभी मैं आपको एक तरीका बताती हूँ इसको आसानी से रिमूव करने का। तो उसके लिए आप चाहें तो इन दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। ये हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बनाई थी ना, अब उसको लेके सॉल्व करेंगे। अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, चलो हम लिख ही लेते हैं पहले। Z11 वी नो दैट, वी ऑलरेडी नो दैट, क्या जानते हैं 1/√2 पाई Z11 डी स्क्वायर सी और यहाँ पर रो का स्क्वायर। अब देखो हम क्या जानते हैं, रो क्या है, यहाँ से रो हम पढ़कर आए हैं, क्या पढ़कर आए हैं कि ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम होता है N/V। वहीं हम एक और चीज जानते हैं, हम ये सारे एक्सप्रेशन किसके लिए निकाल रहे हैं, आइडियल गैस के लिए निकाल रहे हैं। अब हम यहाँ से रखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, यहाँ पर क्या रखेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है PV इज इक्वल टू nRT होती है। यहाँ से N/V की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, N/V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, P/RT आ जाएगा। अब ये N/V की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, इसके लिए इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। वहां पर सीरियल लगा लेना, 2 आई थी ना यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2, इसके बाद आएगी ये 3। ठीक है, अब इक्वेशन 3 क्या इंप्लाइज करेगी, इक्वेशन 3 इंप्लाइज कर जाएगी आप लोगों की रो इज इक्वल टू P/RT आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? तो यहाँ पर आप रो की जगह क्या लिखेंगे, P/RT लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या बन गई है, ये 3, ये 4 और ये आगे 4 इंप्लाइज करेगी। तो इक्वेशन 3 क्या इंप्लाइज कर जाएगी, Z11 इज इक्वल टू 1/√2, यहाँ पर आएगा पाई डी स्क्वायर ब्रैकेट में C और यहाँ पर क्या आएगा T²/RT आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? और इसका भी स्क्वायर आएगा, ये रो स्क्वायर है ना, तो ये आ गया आपका Z11 के लिए। ठीक है, इसी तरह से Z1 के लिए निकालोगे, Z1 के लिए क्या निकालोगे, Z1 का फॉर्मूला आप पढ़कर आए हो, ये कितना होता है 1/2 नहीं √2 होता है इसके लिए। तो √2 पाई डी स्क्वायर सी और उसमें रो होता है ना इनटू में, तो यहाँ पर आ जाएगा P/RT। ये आ गई आपकी
कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? तो इसी के साथ कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है कंप्लीट। अब इसके बाद है आपका मीन फ्री पाथ, जो हम करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टर्न पर, क्योंकि वो टॉपिक इन्हीं चीजों से जुड़ा हुआ है। ये जो हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन निकाले इन्हीं चीजों से जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको उसको डीपली एक्सपेंड करूंगी, कुछ फैक्टर्स के बारे में बताऊंगी, तो वो करेंगे हम नेक्स्ट टर्न पर। आप क्या कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले ये नोट डाउन करेंगे फिर उसके बाद ये, ठीक है? अगर आपको इससे अदर कोई भी किसी भी चीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तो आप कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। जो भी आपके क्वेश्चन है आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, उस पर अपनी आईडी बनाइए और सर्च करेगा फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा जहां पर आप ऐड हो सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम पर इस टॉपिक को आगे करने के लिए, मतलब मीन फ्री पाथ के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।